नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज का हमारा जो लेक्चर है वो उच्चकल्प राजवंश से संबंधित है। आज के इस लेक्चर में हम उच्चकल्प राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस राजवंश के संबंध में क्या क्या पढ़ना है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। उच्चकल्प वंश, इसके संबंध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। फिर हम पढ़ेंगे संस्थापक। के बाद राजधानी। क्षेत्र। देखिए अभी तक आप देख रहे होंगे मेरे जो वीडियोस हैं उनमें मैं आप में सब वीडियो में मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ। तो ये जो फ्लो चार्ट मैं आपको बनाता हूँ इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि हर राजवंश में हमने क्या क्या पढ़ा है। मैं सारे राजवंश का एक ही फॉर्मेट रखता हूँ कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा हुआ है ना। तो फिर जानकारी के स्रोत हमें पढ़ना है। इसके बाद प्रमुख शासक। और अंत में हमें पढ़ना है क्या, सामाजिक सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य। ठीक है। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। तो आप ये फ्लो चार्ट आप यहाँ पे बना लें। आप अपने हिसाब से डायग्राम को बना सकते हैं। यहाँ पे बिना स्केल के मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे जितने भी हमने राजवंश पढ़े सब में मैंने आपको सेम डायग्राम दिया। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिचय से। यदि हम बात करें उच्चकल्प राजवंश की तो यह मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य स्थापित एक प्रमुख राजवंश है। इस राजवंश का मतलब इस राजवंश के जो शासक थे वो परिव्राजक राजवंश की भांति गुप्तों के सामंत थे। इससे पहले हमने परिव्राजक राजवंश के बारे में पढ़ा था। तो वो जितने भी शासक थे वो गुप्तों के सामंत थे। ठीक इसी तरह ये भी क्या थे, गुप्तों के सामंत थे। इस राजवंश की जो स्थापना है वो ओघदेव ने की थी। किसने की थी? ओघदेव ने की थी। ठीक है। तो आप एक बार इसको लिख लें। सबसे पहले मैं आपको परिचय में बता देता हूं। यह मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक प्रमुख राजवंश है। इसकी स्थापना 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुई। ठीक है। ये किस काल से संबंधित है? ये आपका 5वीं से 6वीं शताब्दी से के काल से संबंधित है। अब ये जो राजवंश था, इस राजवंश के शासक भी गुप्तों के सामंत थे। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? उच्चकल्प। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एरिया है
ये आपका पन्ना सतना वाला एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है ये? पन्ना सतना वाला एरिया। तो इसको पहले उचेहरा बोला जाता था। यहाँ पे वर्तमान में यदि हम बात करें तो पन्ना, यहाँ पे इसको इनने अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक। और इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था आपका ओगदेव। यह इस राजवंश का संस्थापक था। इनका जो शासन क्षेत्र है वो मैंने आपको बताया। अब पन्ना और पन्ना के आसपास का क्षेत्र जो हो गया, जैसे आपका बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, है ना, ये वाला जो क्षेत्र था वो इनके शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। फिर यदि हम बात करें इस राजवंश के जानकारी के स्रोतों की, तो जानकारी के स्रोतों में आप जो है महत्वपूर्ण जो है वो मुख्यतः शिलालेख है। ठीक है, इस राजवंश के दो राजा थे, एक जयनाथ और एक हो गया श्रवणनाथ। इनके संबंध में, इनके काल से संबंधित बहुत सारे शिलालेख मिले हुए हैं जो इस राजवंश की जानकारी के स्रोत साबित हुए। तो हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोतों में महत्वपूर्ण जो है वो है शिलालेख। ये जो शिलालेख हैं ये इस राजवंश के दो शासक हैं, एक है आपका जयनाथ और एक है आपका श्रवणनाथ। इनके समय के ये जो शिलालेख हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत साबित हुए हैं। जैसे पहला जो है वो है आपका कारीतलाई अभिलेख। कौन सा है? कारीतलाई अभिलेख। अब कारीतलाई अभिलेख जो है ये आपका 1493 से 1494 ईस्वी के मध्य का है। ठीक। अब ये जो अभिलेख है ये किसके समय का है? यह है आपका जयनाथ के समय का। किसके समय का है? जयनाथ के समय का है। और इसमें जबलपुर में मतलब क्या वर्णन मिला है? तो इसमें एक तो बंसावली के बारे में पता चला है और साथ में जबलपुर के पास ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के जो है प्रमाण मिले हैं। एक तो बंसावली के साथ भूमि अनुदान। ठीक है, इसके यहाँ पे प्रमाण मिले हुए हैं। फिर एक और ज्ञात अभिलेख है वो है आपका खोहे अभिलेख। ये जो खोहे अभिलेख है ये आपका 512 कब का है? ये 512 से 513 ईस्वी के मध्य का है। और इसमें भी आपको भूमि अनुदान के साक्ष्य मिलते हैं। भूमि अनुदान साक्ष्य मिलते हैं। ये किसके समय का है? तो यह श्रवणनाथ के समय का है। अगला शिलालेख जो है वो है आपका उचेहरा शिलालेख।
अब उचहरा शिलालेख जो है आपका, ये 501 से 502 ईस्वी के समय का है। साथ में इसमें जयनाथ द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, फिर एक और आपका है सुहावल। कौन सा है? सुहावल। सुहावल शिलालेख जो है वो आपका 1510 से 1511 ईस्वी के मध्य का। ठीक है, यह शिलालेख जो है वो श्रवणनाथ के समय का है। ठीक, एक और है नवग्राम। नवग्राम शिलालेख। नवग्राम शिलालेख जो है वो आपका श्रवणनाथ के समय का है। साथ में इसमें आपके जो परिव्राजक राजा हस्तिन और सर्वनाथ या श्रवणनाथ के मित्रवत संबंधों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस राजवंश की जानकारी से संबंधित ये महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। ठीक है, जो हमें कहीं ना कहीं इनकी जानकारी में मदद देते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इस राजवंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में। तो महत्वपूर्ण जो शासक हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में यदि हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं आपके ओगदेव। ठीक है, ये है संस्थापक। इनका जो विवाह होता है वो होता है कुमार देवी के साथ। ठीक, इनसे इन्हें एक पुत्र मिलता है जो कि जिसका नाम होता है कुमार देव। कुमार देव का जो विवाह है ये होता है आपका जय स्वामिनी के साथ। इनसे फिर एक पुत्र मिलता है जिसका नाम रखा जाता है जय स्वामिनी। इसका विवाह होता है राम देवी के साथ। और इनसे जो पुत्र होता है उसका नाम होता है व्याघ्रराज। जिसका विवाह अजीता देवी के साथ होता है। फिर आता है आपका जयनाथ
और अंत में आता है आपका श्रवणनाथ। इसको सर्वनाथ भी बोलते हैं और ये होता है अंतिम शासक। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख शासक हैं वो ज्ञात होते हैं वंश से। अब कुछ शासक जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जो आपसे 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं, तो आप जैसे लिख सकते हैं। एक तो आप सबसे पहले तो लिख ले ओगदेव के बारे में। ओगदेव के बारे में आप पहला पॉइंट तो ये बना सकते हैं कि ये उच्चकल्प वंश का संस्थापक था। उच्चकल्प वंश का संस्थापक था। राजधानी इसकी जो राजधानी थी वो उच्चेहरा थी, ठीक है, जो कि सतना के निकट है या पन्ना के निकट बोल सकते। विवाह, इसका विवाह हुआ था कुमार देवी के साथ। पुत्र, तो पत्नी के नाम पर ही कुमार देव जो था वो उसका पुत्र था। ये जो थे गुप्तों के सामंत थे। साथ ही साथ इन्होंने महाराज की उपाधि उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये हो गए आपके ओगदेव। फिर आप ऐसे ही कुछ पॉइंट लिख लें जयदेव के, जयनाथ के संबंध में जो आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे सर जैसे और शासक आ गए, पहली बात तो वो आपसे पूछेगा नहीं, और मान लो पूछ भी लेता है तो आपको 2 मार्क में पूछेगा। 2 मार्क में आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मान लो ऐसे उसने कुमार देव के बारे में पूछ लिया, तो पहली लाइन तो उच्चकल्प राजवंश से संबंधित एक प्रमुख शासक। ठीक है, आप बता सकते यह ओगदेव का पुत्र था, दूसरी लाइन। तीसरा फैक्ट आप यहाँ दे सकते हैं कि गुप्तों के सामंत था, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे बातों को लिख सकते हैं। ठीक, जब हमें जानकारी नहीं रहती है तो जो हमारे पास डाटा रहता है उसी को तोड़ मरोड़ कर हमें लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? चलो, जयनाथ के बारे में आप लिखें कि उच्चकल्प वंश का महान शासक। उच्चकल्प वंश का महान शासक। उपाधि महाराजा धीराज। ठीक है, जानकारी एक तो आपका कारीतलाई अभिलेख, दूसरा है उच्चेहरा अभिलेख। ठीक, फिर उपलब्धि, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया।
ठीक है, और संपूर्ण बघेलखंड पर अधिकार किया। ठीक है, ये आप इसकी उपलब्धियों में लिख सकते। ठीक है, तो ये हो गया भैया महत्वपूर्ण शासक, है ना। अब हम पढ़ते हैं उच्चकल्प वंश की सामूहिक उपलब्धियां। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो बिल्कुल 7 मार्क में कि उच्चकल्प वंश की उपलब्धियां लिखिए, है ना। तो ये आपको आनी चाहिए, तो ये हम देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उपलब्धियों की। पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखें कि इन राजाओं ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इन राजाओं ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्चकल्प शासकों ने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। देवी देवताओं जैसे जैसे लक्ष्मी, विष्णु की मूर्तियां स्थापित की। ठीक, माफ कीजिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि परिव्राजक वंश के साथ मिलकर बघेलखंड व बुंदेलखंड में शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था लागू की। परिव्राजक वंश के साथ मिलकर बघेलखंड व बुंदेलखंड में शांति व्यवस्था लागू की। ठीक है, अगला पॉइंट आप यहां पे क्या नोट कर सकते हैं कि ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य के लिए गांव तथा भूमि दान में दिए। ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य हेतु भूमि दान। ठीक, अगला पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं गुप्तों के साथ मिलकर विदेशी शक्तियों जैसे हूण को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हूणों को पराजित करने में
भूमिका। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो श्रवणनाथ या सर्वनाथ था, जिसके समय बकाटक व कलचुरी ने इन पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, तो ये इनकी क्या हो गई, उपलब्धियां हो गई। इस प्रकार से आप इस राजवंश के बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक एवं राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य की। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक परिदृश्य। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज नोट करो थोड़ा सा। कल मैंने आपको लिखवाया था कि जो परिव्राजक वंश था वो गुप्तों के क्या था, अधीन था। तो मैंने आपको बताया था उसके सामाजिक परिदृश्य में कि इसमें कहीं ना कहीं जब गुप्तों के अधीन है तो वहाँ जो गुप्त परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है, उसकी छाप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपका जो उच्चकल्प वंश था यह भी गुप्तों के अधीन था, तो इनका जो सामाजिक जीवन है उसमें गुप्त छाप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हमने कल लिखा था वही हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि वर्ण व्यवस्था, समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था प्रचलित थी। दूसरा, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्ण थे, 4 वर्ण। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। ठीक, ये 4 वर्ण विद्यमान थे। इसके अलावा जो स्त्रियों की दशा कैसी थी, दयनीय थी। स्त्रियों की दशा दयनीय थी। अब दयनीय क्यों थी, क्योंकि समाज में बाल विवाह, सती प्रथा आदि विद्यमान थे। ये जो क्रूतियां थी ये विद्यमान थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भोजन था, भोजन के रूप में ये लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन लेते थे। आगे आप ये भी बता सकते हैं कि मनोरंजन के साधन के रूप में मनोरंजन में क्या होता था, मनोरंजन में उत्सव, पर्व, संगीत, नृत्य आदि किया करते थे। ठीक है, स्त्री और जो पुरुष थे दोनों को आभूषण पसंद थे, और जो आभूषण स्त्रियां जो थी वो आभूषण के रूप में कड़े, चूड़ी, अंगूठी इत्यादि का प्रचलन था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर हम बात करें यदि राजनीतिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था को आप देख सकते हैं कि राजा का पद जो था
राजा का पद वंशानुगत था और वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से क्या करता था, शासन करता था। वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। फिर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में आप क्या लिखेंगे? आर्थिक जीवन में आप ये लिख सकते हैं कि भैया ये लोग जो थे, ठीक है, हमने देखा कि भैया भूमि अनुदान जो है, भूमि अनुदान का प्रचलन था। अब भूमि अनुदान का जो जिक्र मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था रही होगी। कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था का होने का प्रमाण हो सकता है। साथ में पशुपालन, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन, आदि का भी प्रचलन था। ठीक है, ये इनकी हो गई अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से हमने इस राजवंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे वो हमने कवर किए, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए राजवंश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय